डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, या इसी को हम लोग कहते हैं डीएनए अणु का पराकुंडलन, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें सुपर कॉइलिंग क्या है या डीएनए की पैकेजिंग करते किसे। तो ध्यान देना, जो खास करके मैं यहाँ पे मनुष्य की बात करूंगा। मनुष्य में दो क्रमागत, ये ध्यान दें, जो ये डीएनए है, इस डीएनए में दो क्रमागत जो न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं एक दुगड़ित सेल में मानव में? तो उसका आंसर है 66 इंटू 10 पावर 9। इतने बेस पेयर जो होते हैं मनुष्य के एक दुगड़ित कोशिका में डीएनए में पाए जाते हैं। और दो क्रमागत जो बेस पेयर है उनके बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो यदि हम एक कोशिका में कितना लंबा डीएनए है इसको निकालना चाहें तो आसानी से निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, लेंथ ऑफ डीएनए इन डिप्लॉयड सेल, लेंथ ऑफ डीएनए इन डिप्लॉयड सेल। एक दुगड़ित कोशिका में डीएनए की लेंथ कितनी होगी अगर इसको निकालना है? तो ये 3.4 एंगस्ट्रॉम है। ये बराबर हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। अब इसको अगर मीटर में बदलना चाहें तो ये हो जाएगा 0.34 गुणे 10⁻⁻9 मीटर। तो इतने में इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 0.34 गुणे 10⁻⁹ इंटू 66 इंटू 10 पावर 9 मीटर। अब ये 10 पावर और ये 10 पावर आपस में कैंसिल हो गए और 66 का गुणा 0.34 में अगर आप करेंगे तो ये आएगा 2.2 मीटर। अर्थात एक कोशिका में 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। और एक कोशिका जिसे आप देख नहीं सकते हो, उस एक कोशिका के सीमित स्थान में, वो भी न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। मनुष्य में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो लगभग एक वयस्क मानव में 10⁻14 सेल पाई जाते हैं। तो एक कोशिका में 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, तो 10⁻14 कोशिकाओं में कितना मीटर लंबा डीएनए होगा? तो ये हो जाएगा इन ह्यूमन 2.2 इंटू 10 पावर 14 मीटर। अर्थात हमारे शरीर के में सभी कोशिकाओं में जो डीएनए है, अगर उसको हम कोशिका से निकालें और निकालकर पूरी लंबाई में फैला दें और फैलाने के बाद आपस में जोड़ दें तो 2.2 गुणे 10⁻14 मीटर लंबा डीएनए बनेगा। और ये जो डीएनए की लंबाई है इतनी अधिक है कि इसको अगर किलोमीटर में आप बदलें तो 2.2 गुणे 10 यहाँ पे 1000 से अगर भाग करेंगे तो 10⁻3 जाएगा, तो 3 उससे घट जाएगा तो आएगा 10⁻11। इतना किलोमीटर, ये इतना किलोमीटर मतलब 2.2 गुणे 10�11 किलोमीटर लंबा डीएनए हमारे कोशिकाओं में है, हमारे शरीर के अंदर है। और ये इतना सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? जो सूर्य है
वो पृथ्वी से 1.5 गुणे 10 घाते 8 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी? 1.5 गुणे 10 घाते 8 किलोमीटर है। अगर इससे हम इसमें भाग दे दें तो लगभग इतनी दूरी आती है कि हमारा डीएनए इतना लंबा है कि अगर हम उसको फैलाएं तो हम 100 चक्कर सूर्य का लगा सकते हैं। यहाँ से सूर्य तक जाए और जा करके हम वापस लौट आए, ऐसा 100 चक्कर लगाया जा सकता है। तो इतना लंबा डीएनए आपके इस छोटे से शरीर में कैसे समाहित है? तो उसको समाहित करने के लिए क्या किया जाता है? डीएनए अणु का संघनन किया जाता है, कंडेंसेशन किया जाता है। तो अत्यधिक लंबे डीएनए अणु को कोशिका के सीमित स्थान में समाहित करने के लिए डीएनए अणु का जो संघनन किया जाता है, उसी संघनन की क्रिया को हम लोग डीएनए पैकेजिंग कहते हैं, या उसी क्रिया को हम लोग सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल या डीएनए अणु के पराकुंडलन जो होता है, वो पराकुंडलन 3 चरण में कंप्लीट होता है। जो पहला चरण होता है उसमें न्यूक्लियोसोम बना करके, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोसोम बना करके डीएनए का कुंडलन किया जाता है। द्वितीय चरण में सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बना करके, परिनलिका जैसी संरचना होती है, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बना कर किया जाता है। और तृतीय चरण में फोल्ड बनाया जाता है। फोल्ड का अर्थ है छल्ले बनाए जाते हैं, और वो छल्ले बना करके क्या होता है, इसका संघनन किया जाता है। अब ये जो पहला स्टेप है ये कैसे कंप्लीट होता है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। तो जब डीएनए को, ये मूल डीएनए है, तो जब डीएनए को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, केंद्रक के अंदर जो क्रोमैटिन धागे होते हैं, उस क्रोमैटिन धागे में ये देखा जाता है कि एक दूसरे से निश्चित दूरी पर कुछ नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अर्थात ये मणिकाबद्ध होता है। बाद में पता चला कि डीएनए जो होता है वो 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन सी है? 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H3 और H4। यही 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणुओं के चारों तरफ ये डीएनए लिपट जाता है ऐसे। तो 4 प्रकार की जो हिस्टोन प्रोटीन है, उस 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु होते हैं। प्रत्येक के 2 अणु होते हैं, ध्यान रखिए। H2A के 2 अणु हैं, H2B के 2 अणु हैं, H3 के 2 हैं और H4 के 2 अणु। तो इस प्रकार से टोटल 8 अणु होते हैं। तो 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणुओं के चारों तरफ ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए 2 राउंड ऐसे लिपट जाता है, 2 राउंड लिपटता है, ध्यान रखना, 2 बार रैप होता है। और इस प्रकार से जब ये रैपिंग होती है तो उसमें लगभग 200 बेस पेयर होते हैं। जो रैप डीएनए होता है, उस रैप डीएनए में 200 बेस पेयर होते हैं। इस प्रकार जो ये संरचना बन रही है, इसको हम लोग कहते हैं कोर पार्टिकल। क्या बोलेंगे? कोर पार्टिकल या न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल कह सकते हैं। तो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल इसे कहेंगे। अब जब यहां पे देखिए, एक डीएनए इनकमिंग हो रहा है और दूसरा डीएनए यहां से क्या हो रहा है, आउटगोइंग कर रहा है। तो इस इनकमिंग डीएनए और आउटगोइंग डीएनए को आपस में जोड़ने का कार्य, प्लगिंग का कार्य जो होता है, एक अन्य हिस्टोन प्रोटीन करती है, जिसे हम लोग H1 कहते हैं। H1 का सांकेतिक नाम देते हैं। यह भी हिस्टोन प्रोटीन है। और यह ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो क्षारीय प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन है। यहां पर
जब ये कोर पार्टिकल बन जाता है तो इस कोर पार्टिकल का जो व्यास होता है वो 10 नैनोमीटर का होता है। कितना है? 10 नैनोमीटर का। अब यहां पे देखिए, दो कोर पार्टिकल जो है उनको आपस में जोड़ने का कार्य डीएनए का जो खंड करता है उसे हम योजक डीएनए या लिंकर डीएनए कहते हैं। दो कोर पार्टिकल को आपस में जोड़ने वाला जो डीएनए होता है उसी डीएनए को क्या कहेंगे? लिंकर डीएनए कहते हैं। ये जो लिंकर डीएनए है इस पर आप देखेंगे तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मतलब क्या है? ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, कोई दूसरी प्रोटीन है। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहां पर पाई जाती है जब इस तीसरे स्टेप में छल्ले बना करके इसका संघनन किया जाता है डीएनए अणु का, तो उस समय नॉन हिस्टोन प्रोटीन उन छल्लों को आधार प्रदान करने का कार्य करती है। वहां पर ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन आधार प्रदान करती है। एक कोर पार्टिकल और एक योजक या लिंकर डीएनए, कोर पार्टिकल और योजक डीएनए, इसी से मिल करके एक न्यूक्लियोसोम बना होता है। अगर न्यूक्लियोसोम पूछे तो न्यूक्लियोसोम किसका बना है? तो आप बताएंगे 1 कोर पार्टिकल और साथ में लिंकर डीएनए। एक कोर पार्टिकल होना चाहिए और लिंकर डीएनए, इसी से मिलकर के क्या बना होगा? न्यूक्लियोसोम बना होता है। न्यूक्लियोसोम की खोज का श्रेय जो होता है वो रोगर कोनबर्ग को दिया जाता है। ध्यान देना कि यहां पर जो H1 प्रोटीन आ रही है, ये H1 प्रोटीन केवल प्लगिंग प्रोटीन है जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग डीएनए को आपस में जोड़ रही है। ये न्यूक्लियोसोम में पार्टिसिपेट नहीं होती। कभी काल ये प्रश्न आता है कि न्यूक्लियोसोम में जो न्यूक्लियोसोम है उस न्यूक्लियोसोम में कौन सी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। तो ध्यान देना, H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है ये न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं है। दूसरी चीज, ये जो कोर पार्टिकल हैं ये वास्तव में एक दूसरे से पास पास सटे होते हैं, और पास पास सटे होने के कारण से जो न्यूक्लियोसोम का डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो 10 नैनोमीटर होता है। कितना होगा? 10 नैनोमीटर होगा। आप इससे पहले पढ़े हैं जो डीएनए होता है वाटसन क्रिक मॉडल में, उसमें बताया गया है कि इसका जो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम है। अब ये 20 एंगस्ट्रॉम का जो डीएनए था वो कितना मोटा हो गया? 10 नैनोमीटर मोटा हो गया है। इस प्रकार जब न्यूक्लियोसोम बनाया जाता है और न्यूक्लियोसोम बनते हैं तो जो मूल डीएनए है उस मूल डीएनए का लगभग 5 से 7 गुना संघनन होता है। 5 से 7 गुना संघनन हो जाता है। तो ध्यान रखना कि जब न्यूक्लियोसोम बन जाता है तब हम डीएनए की जो ये श्रृंखला है इसे हम लोग न्यूक्लियोसोम तंतु कहेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम तंतु कहेंगे। और यहाँ पर लगभग न्यूक्लियोसोम जब बन जाएगा तो डीएनए की जो लंबाई है वो 5 से 7 गुना कम हो जाती है। अगर सपोज दैट मैं 5 से 7 गुना अगर कम करने की बात करूं, अगर कोई मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर लंबा डीएनए है, 7 सेंटीमीटर, और इसका अगर 7 गुना संघनन हुआ तो 7 गुना का मतलब हुआ 1/7 बराबर हो गया 1। अर्थात 7 सेंटीमीटर लंबा डीएनए जो होगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा।
यहाँ पे बात समझें, 7 गुना संघनन होने का मतलब कि उसकी लंबाई 7 गुना कम हो चुकी है। जैसे एक आप लोग धागा ले लीजिए और धागे में गांठ बांधते जाइए, तो गांठ निश्चित इंटरवल पर अगर आप बांधेंगे तो क्या आप देखेंगे, क्या धागे की लंबाई पूर्ववत ही रहेगी? नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। तो ये था पहला स्टेप डीएनए की सुपर कॉइलिंग का। अब हम आते हैं डीएनए के सुपर कॉइलिंग के द्वितीय चरण पर। जो द्वितीय चरण है, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप का डीएनए है, उस न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप के डीएनए का जो सेकेंड स्टेप होता है सुपर कॉइलिंग का, उसमें क्या होता है, जैसे रस्सी को ऐंठते हैं हम लोग, उसी प्रकार से न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप का जो डीएनए होता है उसमें रोटेशन होता है, वो रोटेट होने लगता है। और जब रोटेट होता है तो धीरे धीरे क्या होते हैं कि यह एक खोखली नलिका का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम सोलेनॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। इस सोलेनॉइड स्ट्रक्चर की खोज एरोन क्लग ने किया था। नाम ध्यान रखना, एरोन क्लग। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया है? तो एरोन क्लग। एरोन क्लग नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि डीएनए के सुपर कॉइलिंग के द्वितीय चरण में जो न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप का डीएनए है वो रस्सी की भांति ऐंठने लगता है और इस प्रकार से एक खोखली नलिका का रूप धारण करता है, जिसे हम सोलेनॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। और एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। यह भी ध्यान रखना, यह प्रश्न आया हुआ है कि एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं? तो 6। तो जब ये ऐंठता है तो 6 न्यूक्लियोसोम पास पास आ जाते हैं और इस प्रकार एक खोखली परिनलिका बनती है, जिसे हम सोलेनॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी खोज एरोन क्लग ने किया। इस स्टेप में लगभग 5 गुना संघनन होता है। कितना होगा? 5 गुना। और पहले में कितना हुआ है? 7 गुना लगभग हुआ है। तो कुल मिलाकर के सेकेंड स्टेप तक मूल डीएनए का लगभग 40% कुंडलन कंप्लीट हो जाता है। मूल डीएनए का 40 गुना संघनन होगा। 40 गुना संघनन होने का मतलब कि डीएनए इतना छोटा इसी स्टेज में हो जाएगा कि हम लोग उसको नेकेड आई की सहायता से नहीं देख पाएंगे, इतना छोटा हो जाएगा। अब सुपर कॉइलिंग का जो तृतीय चरण होता है, उसमें क्या होता है, द्वितीय चरण का जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर वाला डीएनए अणु है, ध्यान रखना कि प्रथम स्टेज में जब न्यूक्लियोसोम बना करके डीएनए का कुंडलन किया गया, सुपर कॉइलिंग की गई, तो उसकी मोटाई बढ़ करके हो गई 10 नैनोमीटर। और जब सेकेंड स्टेप कंप्लीट होता है तब इस डीएनए की मोटाई बढ़ करके हो जाती है 30 नैनोमीटर। कितनी हो जाती है? 30 नैनोमीटर हो जाती है। अब सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनने के बाद अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो तीसरा स्टेप है, इस तृतीय स्टेप में ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर का जो डीएनए है, जिसका व्यास 30 नैनोमीटर है, ये छल्ला बनाता है, फोल्ड बनाता है ऐसे ऐसे। और ये जो छल्ले बनते हैं, उन छल्लों को ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जो कि हिस्टोन की प्रकृति से भिन्न है, यही इन छल्लों को यहाँ पर आधार प्रदान करती है। ऐसे जब छल्ले बनते हैं तो उन छल्लों को आधार चाहिए, और वो आधार कौन प्रदान करता है? ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन करती है। और जब
ये फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग होकर के तृतीय चरण कंप्लीट होता है, तो उस समय जो डीएनए होता है उसका व्यास 300 नैनोमीटर होता है। इस स्टेज में लगभग 1000 गुना संघनन होता है इस स्टेज में, और ये डीएनए अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, जो कि अब माइक्रोस्कोपिक हो जाता है। अर्थात इस स्टेज में आने पर हम लोग इससे माइक्रोस्कोप की ही सहायता से इसको देख सकते हैं। मतलब आपको कोई न कोई सूक्ष्मदर्शी चाहिए तभी आपको दिखाई देगा, इतना छोटा हो चुका होता है। अब आगे क्या होता है, आगे के कंडीशन में ये और संघनित होने लगता है, और जब संघनित होता है तो एक क्रोमैटिड, ध्यान देना, जो डीएनए है, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आगे चल करके गुणसूत्र बनाते हैं। तो गुणसूत्र में ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र में ये सेंट्रोमियर है और ये अर्ध गुणसूत्र है जिसे हम लोग क्रोमैटिड कहते हैं। तो एक क्रोमैटिड डिवाइडिंग फेज में, अर्ध गुणसूत्र जो होता है जब डिवाइडिंग फेज में होता है, जब कोशिका विभाजित हो रही होती, उस समय एक क्रोमैटिड जो होता है वो 700 नैनोमीटर व्यास का होता है। तो इस प्रकार से अगर गुणसूत्र की बात की जाए तो गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, 2 अर्ध गुणसूत्र हैं, तो 700 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1400। तो अगर ये प्रश्न आता है कि डिवाइडिंग फेज में गुणसूत्र जो होता है उसकी थिकनेस कितनी होती है, उसकी मोटाई कितनी होती है, तो आंसर इज 1400 नैनोमीटर। कितना होगा, 1400 नैनोमीटर। तो डिवाइडिंग फेज में ये इतना संघनित हो जाता है कि एक क्रोमैटिड 700 नैनोमीटर का होता है, लेकिन अगर गुणसूत्र की बात करें तो डिवाइडिंग फेज में वो 1400 नैनोमीटर व्यास का होता है। इस प्रकार से ये तीनों चरण कंप्लीट होते हैं, और तीनों चरण के कंप्लीट होने पर यहाँ तक आते आते डिवाइडिंग फेज में अगर बात करें तो यहाँ तक 5000 से 10,000 गुना संघनन डीएनए का होता है, और 5000 से 10,000 गुना संघनन हो जाने से डीएनए अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है और कोशिका के सीमित स्थान में आसानी से समाहित हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए या सुपर क्वालिन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ये कंप्लीट होता है। आप लोग आशा है कि इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और ध्यान रखना ये बोर्ड की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।